गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लास्ट हमारी सिर्फ एक ही नेमिंग रिएक्शन बची है, दैट इज राइमर-डी-मान रिएक्शन। और राइमर-डी-मान रिएक्शन के साथ हम उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे डिटेल के अंदर। तो देखिए, जो राइमर-डी-मान रिएक्शन है उसमें होता क्या है, केमिकल रिएक्शन है किसकी, फिनॉल की। तो हम क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम क्लोरोफॉर्म और साथ में कोई अल्कलाइन मीडियम लेंगे, मतलब बेसिक मीडियम लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सैलिसैल्डिहाइड। हमें मिलेगा सैलिसैल्डिहाइड, जो क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए राइमर-डी-मान रिएक्शन, राइमर-डी-मान रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला के फॉर्म में रिएक्शन को लिखेंगे। तो देखिए हमें क्या लेना है, फिनॉल लेना है, साथ में हम लेंगे क्लोरोफॉर्म और साथ में हम लेंगे कोई अल्कली, मतलब कि कोई भी बेस। इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिलेगा, फिर हम उसका क्या करवाएंगे, विच ऑफ एसिडिफिकेशन, मतलब कि जब हम उसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गिव्स सैलिसैल्डिहाइड। तो देखिए ये क्या है, राइमर-डी-मान रिएक्शन का एक फ्लो चार्ट आप इसको कह सकते हो। हमने क्या करना है, देखिए फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और अल्कलाइन मीडियम लेना है। उसको जब हम हीट करेंगे तो हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा, फिर जब हम उसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड मिलेगा। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं। देखिए फिनॉल लिया, साथ में लिया क्लोरोफॉर्म और साथ में हमने ले लिया NaOH। फिनॉल, ये हुआ क्लोरोफॉर्म और साथ में हमने ले लिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया इस प्रोडक्ट को। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ONaCHCl, ये हमें प्रोडक्ट मिला। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस के अंदर, H2O की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ONaCHOH, हमें ये मिलेगा। फिर हम क्या करवाएंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ये ONaCOH, रिडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। ठीक है, इसको हीट किया तो हमें पहले एक प्रोडक्ट मिला, फिर हमने क्या करवाया, उसका एसिडिफिकेशन करवा दिया। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, +2NaOH और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस में 2NaCl। फिर दोबारा यहाँ पे आएगा -H2O और यहाँ पे फिर दोबारा डाइल्यूट HCl ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा -NaCl, क्योंकि ये Na और Cl ऐड हो जाएगा और OH बन जाएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या थी, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने हीट किया तो हमें प्रोडक्ट मिला
देखो, अगर हम करें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह हम ले लें यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। देखिए अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये चेंज कर दिया। तो इस केस में रिएक्शन क्या होगी, देखो रिएक्शन वही सेम होगी, लेकिन हमें प्रोडक्ट लास्ट में डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 3OH, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा OH, और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे भी OH। अब क्या हुआ, ये सैलिसाइल्डिहाइड की जगह हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड आ गया। तो देखिए रिएक्शन कैसे हुई, हमने क्या किया था, राइमर-टिमान जो मेन रिएक्शन है वो तो क्लोरोफॉर्म के साथ किया, लेकिन इन केस अगर हम CCl4 ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, तो उस केस में देखिए क्या होगा, फिनॉल के साथ जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो यहाँ पे पहले से 2 Cl थे तो वो 3 Cl आके ऐड हो गए, ऐसे ही साथ में फिर उसका आगे सेम वैसे ही रिएक्शन हुई, लेकिन जो लास्ट में हमें यहाँ पे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला, पहले सैलिसाइल्डिहाइड मिला था, मतलब कि एल्डिहाइड तो मिला था, लेकिन अब जो हमें कंपाउंड मिल रहा है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सैलिसिलिक एसिड, मतलब कि कंपाउंड कंटेनिंग या फिनॉल कंटेनिंग COOH ग्रुप, सैलिसाइक्लिक एसिड मिल रहा है। कब, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी, लेकिन अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए राइमर-टिमान रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ राइमर-टिमान रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं अब हम। तो देखिए राइमर-टिमान मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कार्बीन बनता है। यहाँ पे कौन सा कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, जो क्या होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि इलेक्ट्रोस्नेही की तरह वो क्या करता है, बिहेव करता है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए इसके अंदर, स्टेप 1 वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन which act as electrophile, ठीक है। तो देखिए क्या है, डाइक्लोरोकार्बन बनेगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब क्या कि वो फिनॉल ग्रुप के ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया हमने, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, OH माइनस और H2 की प्रेजेंस के अंदर देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, CH और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आया, एक तरह से जो ये क्या है, क्लोरीन का क्या आ गया, अनायन आ गया हमारे पास। अब फर्दर जब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर एक Cl को रिमूव कर दें, -Cl, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Cl, डाइक्लोरो कार्बीन आ जाएगा। और ये कार्बीन क्या है, अपने क्या कहते हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, BSc नॉर्मल और या फिर BSc BEd सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कार्बीन्स पढ़े होंगे कि कार्बीन्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म लिया, उसको हमने हीट किया है OH माइनस के साथ, तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, पहले एक क्या क्लोरो का क्या मिला, हमें अनायन मिला, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डाइक्लोरोकार्बीन आ गया। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये क्या होगा, फिनॉल के ऊपर कैसे अटैक करेगा वो देखते हैं। तो ये तो था स्टेप 1 कि सबसे पहले क्या हुआ, मैकेनिज्म के अंदर राइमर-टिमान रिएक्शन की, डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा
जो क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिससे क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो यहाँ पे बार बार हम जो OH माइनस यूज करते हैं, H2 निकल रहा है, वो सब कुछ जो हम मतलब लेंगे किससे ले रहे हैं, NaOH से ले रहे हैं, जो साथ में अल्कली लिया था वो लिया था जो NaOH, उससे यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे मेन जो चीज है वो दो ही है, एक तो फिनॉल और दूसरा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से हमने क्या बना लिया, डाइक्लोरोकार्बन बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप है इसका फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास सैलिसल्डिहाइड आ जाएगा, लेकिन 3-4 स्टेप्स करेंगे तब आएगा फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे किसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर। तो देखिए दोबारा से यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, फिनॉल की जगह फिनॉक्साइड आयन लेंगे। और फिनॉक्साइड आयन आपको पता है क्या होता है, ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है, साथ में हमारे पास क्या बना था, डाइक्लोरोकार्बन। ये क्या होगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो ये कार्बन जब आके अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिए O इस तरह से देखिए ये हमारे पास कंपाउंड आएगा, इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिनॉक्साइड आयन लिया और साथ में हमने क्या लिया, कार्बन। ये कार्बन क्या है, इसके यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। ऑर्थो पे आके अटैक इसलिए कर रहा है, इसका एक रीजन तो और है, लेकिन मेन जो है आपको पता ही है, जो फिनॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पे आके पैराडाइलेक्ट्रिक होते हैं, या तो ये ऑर्थो पे आके जुड़ता या किस पे आके जुड़ता, पैरा ग्रुप पे आके जुड़ता। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जब ये ऐड हो गया हमारे पास आगे CH Cl, तो दोबारा से यहाँ पे O माइनस ये हो जाएगा। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, OH या फिर H2 से इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, तो वही सेम चीज आएगी हमारे पास O माइनस। अब यहाँ पे CH की जगह यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास OH आ जाएंगे। फिर जब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ H2 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन करवाएंगे पहले। क्यों, क्योंकि जो CH ग्रुप है इनको हमने क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जब इसको दोबारा लास्ट में डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये O की जगह यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास Na ऐड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइल्यूट HCl या फिर H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा OH और C H2। हमारे पास क्या आया, सैलिसल्डिहाइड। देखिए मेन जो मैकेनिज्म के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। हमारे पास कार्बन किससे बन रहा है, क्लोरोफॉर्म से बन रहा है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। वो क्या करेगा, हमने फिनॉल लिया था, फिनॉल के जो फिनॉक्साइड आयन है उसके ऊपर आके अटैक करेगा, और फिर उसके पास आके वैसे वहां पे ऐड हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद दोबारा वही चीज उसका सेम आगे क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करने के बाद रिडक्शन करेंगे और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमें हमारा कंपाउंड या हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो क्या है कि सैलिसल्डिहाइड। ये क्या था, डायमर-टिमान रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो दो स्टेप्स में होता है। क्या, एक तो क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, वो डाइक्लोरोकार्बन बनता है क्लोरोफॉर्म से। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, फिनॉल के ऊपर आके या फिनॉक्साइड आयन के ऊपर आके क्या करता है, अटैक करता है, और फिर हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, और वो क्या है, सैलिसल्डिहाइड। अब देखिए नेक्स्ट एक देखिए हमने बात करी थी, जो ये फिनॉल है वो ऑर्थो और पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप्स होते हैं, पैराडाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब ये क्या है, जो ये CHO ग्रुप है, मतलब जो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आया है
उसी को ही मानते हैं जो मेजर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो, जो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मतलब सारा जो रिएक्शन हो रही है वो सिर्फ ऑर्थो पे हो रही है। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किलेशन हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिस कारण जो इसका ऑर्थो वाला जो डेरिवेटिव है, ये जो ऑर्थो डेरिवेटिव है ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और यही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। मतलब मेजरली ही बनता है, पैरा भी बनता है लेकिन बहुत ही माइनर, तो उसको मानते नहीं, उसको कंसीडर नहीं करते, सिर्फ ऑर्थो ही करते हैं। और उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको किलेशन भी बोलते हैं। तो देखिए ये थी रायमर्ड-ईमान रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट रिएक्शन है फिनॉल की। केमिकल रिएक्शन नहीं है लेकिन ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो देखो इसको भी। थैलिन रिएक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, थैलिन रिएक्शन के अंदर हम फिनॉल लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे थैलिन एनहाइड्राइड के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फिनोक्सिलीन। और फिनोक्सिलीन क्या है, आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, जितने भी जो ये एसिड बेस वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके अंदर जो मेन इंडिकेटर यूज होता है वो क्या होता है, यूज फिनोक्सिलीन होता है। तो देखिए रिएक्शन थैलिन रिएक्शन, हमने क्या लेना है, थैलिन एनहाइड्राइड लेना है, COO, और साथ में हम लेंगे फिनॉल। अब देखिए यहाँ पे फिनोक्सिलीन बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O, ये निकल जाएगा -H2O की फॉर्म में। हमने लिया क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, और दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं फिनॉल के, और हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, देखो CO। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, फिनोक्सिलीन आ गया। और ये जो फिनोक्सिलीन है ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये बहुत ही अच्छा क्या है, इंडिकेटर है किसके अंदर, एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर यूज होता है क्या, फिनोक्सिलीन। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, थैलिक एनहाइड्राइड लिया, ये थैलिक एनहाइड्राइड और साथ में हमने रिएक्शन करवाई इसकी फिनॉल की, इसमें से H2O निकल गया, ये H2O निकल गया और हमारे पास क्या आ गया, फिनोक्सिलीन आ गया। तो यहाँ तक क्या है, आपकी फिनॉल्स जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। फिनॉल्स के बाद देखिए जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। हमने हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के अंदर देखिए पहले क्या किया, सबसे पहले अल्कोहल स्टडी किया। अल्कोहल्स के अंदर उसके हमने कौन कौन से अल्कोहल स्टडी किए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। फिर हमने एरोमेटिक अल्कोहल्स, एरोमेटिक अल्कोहल्स मतलब कि फिनॉल्स को स्टडी किया। और फिनॉल्स के अंदर हमने क्या किया, फिनॉल्स की वही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल रिएक्शंस, वो सब चीजें देखी। तो आपके यहाँ पे 2 पार्ट इस यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के, कौन कौन से, अल्कोहल्स और फिनॉल्स। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट पार्ट बचता है वो है ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। तो सी पार्ट है इस यूनिट का, ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखो, आपको पता है ईथर ग्रुप क्या होता है,
इपॉक्साइड में क्या होता है, देखो इस तरह से, और ये O और कार्बन इस तरह से, ठीक है। तो ये है ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। सबसे पहले देखिए, हम अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स की, तो उनके कॉमन नेम कैसे देते हैं और आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं। देखिए कॉमन नेम की अगर हम पहले बात करें कि अगर कोई ईथर है तो उसमें कॉमन नेम कैसे देंगे कि उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो भी होगा वो, और उसमें साथ में हम लगाएंगे जैसे ईथर। तो फॉर एग्जांपल देखिए, पहले मैं एग्जांपल लिखती हूँ, C2H5O C2H5। तो ये ROR क्या है, ईथर, ये ROR ईथर होगा, और इपॉक्साइड ये होता है, ठीक है। OR क्या होगा, एक होता है ईस्टर, एक होता है ईथर। OR जो होता है वो ईस्टर होता है, ROR ईथर होता है। तो इसके बाद देखिए अब इसका क्या हमने लिखना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम कैसे देंगे, देखिए पहले तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप ऐड होगा उस अल्काइल ग्रुप को हम क्या देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप है, तो उसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल, और साथ में हम क्या लगा देंगे, इसके पीछे ईथर लगा देंगे। तो इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब देखिए अगर इसका हमने आईयूपीएसी नेम देना है, अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम देना है तो वो कैसे देंगे। तो आईयूपीएसी नेम देने के लिए इसका जनरल जो नेम होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा एल्केन है वो जुड़ेगा, और एल्कोक्सी मतलब कि हमारे पास जो ये एल्कोक्सी का मतलब कि वो किस तरह के एल्केन से जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन इसलिए हुआ कि इसके पास जो एल्केन था वो कौन सा था, इथाइल ग्रुप वाला था, तो इथेन हो गया। और जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो कैसे एल्केन से जुड़ा है, इथाइल वाले एल्केन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। तो जो कॉमन नेम है वो तो क्या हुआ, इसका डाइइथाइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम हो गया इथॉक्सी इथेन। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इसका जो इस तरह के ईथर्स होते हैं, देखिए इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। मतलब क्या है कि इसमें O के जो दोनों तरफ ग्रुप हैं वो कैसे जुड़े हैं, सेम जुड़े हैं, इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप जुड़े हैं, मतलब इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। लेकिन इन केस ऑफ अगर हम देखें कि CHOCC अगर इस तरह से जुड़े हैं तो इन वाले जो ईथर्स होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर्स बोलेंगे, क्योंकि जो O है उनके दोनों तरफ जो कार्बन है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और ये CH3। तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका हम देखें कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो एक तरफ तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और एक तरफ क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। अब मिथाइल और प्रोपाइल में से कौन सा पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा देखिए वो क्या है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब इसका देखिए हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम। देखिए करते क्या है, हम इसके अंदर कॉमन नेम के अंदर एक तरफ जैसे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ क्या है, प्रोपाइल। अब जो प्रोपाइल ग्रुप है वो सिंपल चेन के अंदर हमने इसके आगे एन भी लगाया, तो इसका देखिए क्या है, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। ये उसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब देखिए अब इसका हमने देना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में तो हमने दे दिया इथॉक्सी इथेन, देखिए दोनों तरफ क्या थे हमारे पास, इथॉक्सी ग्रुप थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इथॉक्सी ग्रुप क्या है, ये वाला जो पूरा ग्रुप है CH3O, इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। इधर क्या है हमारे पास, प्रोपेन। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। ये इसका क्या हो गया हमारे पास, आईयूपीएसी नेम हो गया। मतलब ये वाले ग्रुप, इसमें भी इस ग्रुप को अलग से देखें तो ये कौन सा था, C2H5O क्या होता है, इथॉक्सी ग्रुप, और इसका CH3O ये क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है। और साथ में जो चेन लगी है उसको एल्केन नाम दे देंगे, और वो क्या थी, प्रोपेन। तो ये क्या है, देखिए ईथर्स की जो नॉमेनक्लेचर है उसके मतलब नेमिंग कैसे करते हैं, उसके कॉमन नेम कैसे देते हैं और उसके आईयूपीएसी नेम। तो देखिए हमने बात करी कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम के अंदर क्या करेंगे हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखेंगे
वो एल्कोक्सी ग्रुप हम लिखेंगे और फिर साथ में जो एल्केन बचेगा उस एल्केन की हम क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा। तो ये किसकी नेमिंग थी, ईथर्स की थी, ईथर्स का नॉमेनक्लेचर था, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे और हम बात करें, अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन ले लें, देखिए और देखो क्योंकि जो ईथर्स और इपॉक्साइड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा मतलब कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल्स हम देख लीजिए इसके। तो देखिए CH3 CH2O, यहाँ पे वो क्या ले लेते हैं, देखिए 3 डिग्री वाला कार्बन ले लिया हमने, CH3 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 CH2 CH3। अब ये ले लिया, देखिए अब इसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, इसका देखिए कॉमन नेम देखते हैं पहले। अब क्या है, देखिए इस तरफ हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इस तरफ ये वाला जो ग्रुप है 4 कार्बन वाला, ये क्या है हमारे पास, ब्यूटाइल ग्रुप है। अब इधर क्या है हमारे पास, इथाइल और ब्यूटाइल, इथाइल और ब्यूटाइल में से अल्कोहलिक और देखिए हमारे पास पहले क्या आएगा, ब्यूटाइल पहले आएगा और इथाइल बाद में आएगा। तो हम इसका नाम कैसे देंगे, देखिए इसका नाम देंगे हम 3 डिग्री ब्यूटाइल। अब ये क्या है हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए हमने इसके अंदर 3 डिग्री लगाया, 3 डिग्री ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये तो इसका क्या हो गया हमारे पास, कॉमन नेम हो गया। और इसका देखिए आईयूपीएसी नेम देखना है हमें। तो आईयूपीएसी नेम देखने के लिए तो हम ये दोबारा से देखिए, ये O CH2 CH2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये इथॉक्सी ग्रुप है और साथ में वो क्या है हमारे पास, ब्यूटाइल ग्रुप है, या फिर क्या है, अगर हम इसकी नेमिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, हमारे पास क्या है ये वाला, इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये वाली कार्बन चेन को इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका नेम 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ये वाला तो क्या हो गया हमारे पास C2H5OH ग्रुप, ये तो क्या हो गया, इथॉक्सी ग्रुप हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए 2-मिथाइल हमने नंबरिंग करी इस तरह से, प्रोपेन चेन हमारे पास ऐसे है और यहाँ पे इसके 2 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और 2 पे क्या जुड़ा है, इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है। इस तरह से हमने क्या किया, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करी 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। हम क्या करते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग देते हैं 1 2 3। हमने क्या किया, इस तरह से दिया, देखो 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा इस कार्बन के साथ और साथ में हमने क्या कर दिया, प्रोपेन। तो ये सब क्या हो गया, कॉमन नेम ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब ब्यूटाइल इथाइल देखो बी में लेते हैं, ई तो आपको पता ही है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ब्यूटाइल इथाइल ईथर लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे, एल्केन्स का जो भी होगा साथ में उससे ईथर ऐड करेंगे। तो इसको बड़ी कॉमन नेम तो क्या हुआ, 3 डिग्री ब्यूटाइल इथाइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम हमारे पास क्या हुआ, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए हम बात करें एरोमेटिक ईथर्स की। तो देखिए अगर एरोमेटिक ईथर है तो एक कॉमन बहुत ही जो एरोमेटिक ईथर है वो क्या है, इसका कॉमन नेम है एनिसोल। ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक ईथर, उसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम बात करें तो इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। मतलब क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 ग्रुप मतलब क्या जुड़ा है, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक ईथर। और दोबारा देखिए एक और, अगर हम यहाँ पे इथॉक्सी बेंजीन ले लें, इथॉक्सी बेंजीन मतलब कि O C2H5, तो इसका जो कॉमन नेम है वो तो है फिनाटोल। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है फिनाटोल। और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन। क्योंकि देखिए OC2H5 को क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, और साथ में क्या हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर है तो इथॉक्सी बेंजीन इसका आईयूपीएसी नेम होगा, और कॉमन नेम इसका क्या होता है, फिनाटोल होता है। ठीक है, तो ये बात थी ईथर्स की। हमने फिनॉल्स कंप्लीट कर चुके हैं। ईथर्स की बात करें तो ईथर्स का हमने नॉमेनक्लेचर देखा, उसके
उसका आईयूपीएसी नेम कैसे नेमिंग करते हैं और उसकी क्या करते हैं, कॉमन नेम अगर उसको देना है तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ईथर्स के, उनके जो कॉमन नेम्स होते हैं वो या तो जैसे जो कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिले उसके बेस पे क्या होते हैं उनके जो नाम होते हैं, या कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं कोई जो कंपाउंड है तो उसके बेस पे उसका नाम रख दिया जाता है। जो एरोमेटिक ईथर्स जैसे उसका नाम एनिसोल या फिनाटोल है, तो इस तरह की कोई रिएक्शंस हुई होंगी या उनके कुछ ऐसे यूज निकले होंगे, उसके बेस पे कॉमन नेम दे देते हैं, जिसको बाद में आईयूपीएसी क्या करता है, कंसीडर कर लेता है। और जो आईयूपीएसी नेमिंग है वो एक जो आपको पता है सिस्टमैटिक तरीके से होती है कि हम हमारे पास जो ग्रुप ऐड है बेंजीन के ऊपर, उस अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, नेम देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।